सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन टू डिवाइन फेमिनिन। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताऊंगी, द स्पिरिचुअल जर्नी, कि कैसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बना जाए। इस अर्थ के अंदर यानी कि इस प्लेनेट के अंदर कोई भी बॉर्न डिवाइन फेमिनिन नहीं होती, यानी कि जन्म से कोई भी डिवाइन फेमिनिन नहीं है। और ना ही आपको अगर ये पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप एक स्टार चाइल्ड हो तो इससे आप डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे। डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए आपके उस लेवल के कर्म होने चाहिए कि अगर आपने इतने कर्म करे हैं, इतना स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो आप डिवाइन फेमिनिन हो। इस वीडियो में हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एनर्जी फील्ड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी फील्ड है, कि कैसे एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड में बदलती है, ट्रांसफॉर्म्ड होती है या रूपांतरण होती है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। और एक आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक तितली होती है, कि कैसे वो अपनी लाइफ की एक प्यूपा से कैसे अपनी लाइफ की कैटरपिलर बनती है, इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करती है। तो इसी तरीके से स्टेजेस को क्रॉस किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी फील्ड के बारे में। ये जो एनर्जी फील्ड है, यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके की एनर्जी फील्ड दिखाई है। ये वाली जो एनर्जी फील्ड है ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है, और ये वाली जो एनर्जी फील्ड है ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है। यानी कि जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है ये एक लोअर मरखाबिक फील्ड है। हमेशा जो लोअर ट्रायंगल होता है वो हमेशा फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर ट्रायंगल होता है वो मास्कुलिन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि लोअर ट्रायंगल एक प्रकृति की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर ट्रायंगल होता है वो पुरुष शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसी को आप शिव शक्ति भी कह सकते हैं, यिंग और यांग भी कह सकते हैं। ये वाली जो ट्रायंगल है ये फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, और ये लोअर मरखाबिक फील्ड है। अगर ये फेमिनिन प्रिंसिपल ब्लॉक्ड है, अगर ये जो एनर्जी फील्ड है ये रुकी हुई है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, ना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन हो रहा है, ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टॉर्टेड है। यानी कि ये जो है ये अपने असली रूप में नहीं है, ये एक नश्वर अवस्था में है, डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का जो एसेंशन कोड होता है वो 3131 है, या फिर 3113 है और 3131 है। यहाँ पर जो नंबर है 31 या फिर 31 एंड 31 या फिर 31 एंड 13 यानी कि 13 और 31। ये जो असेंशन कोड्स हैं ये है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के, यानी कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो डैमेज है। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के। अब यही वाली जो एनर्जी फील्ड होती है ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड में बदलती है। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है वो पर्पल कलर की एनर्जी फील्ड होती है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रोटेट करती है। इसका असेंशन कोड है 1313। 1313 जो नंबर है वो डिवाइन फेमिनिन के नंबर पे आता है, यानी कि 13 नंबर लिंक ही हायर फेमिनिन प्रिंसिपल से करता है। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड होती है उसके अंदर कॉस्मिक फ्लावर एक्टिवेट होता है। इसी कॉस्मिक फ्लावर को गायन फील्ड कहते हैं। कॉस्मिक फ्लावर यानी कि लाइफ फोर्स या लाइफ ऑफ द फ्लावर कहते हैं इसे। और इसकी जो एनर्जी फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है। और इसी एनर्जी फील्ड को मदर गाय की एनर्जी फील्ड कहते हैं, या फिर पराशक्ति यानी कि माँ पराशक्ति की एनर्जी फील्ड कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है कि ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है और ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है, दोनों में ही डिफरेंस है। हम जब अपनी यात्रा पे होते हैं तो हमें इस एनर्जी फील्ड से इस एनर्जी फील्ड में आना होता है, क्योंकि बेसिकली जो भी हमारी एनर्जी है वही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर हमारे 3D अर्थली लाइफ में मैनिफेस्ट करेगी। इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारे स्टेजेस में एनर्जी फील्ड ही मैनिफेस्ट करेगी। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी फील्ड के आने के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है यानी कि स्टेज नंबर 1। स्टेज 1 है स्टेज 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्टेज के अंदर एक्टिवेशन ऑफ डॉटर कोड्स, यानी कि डॉटर कोड्स एक तरीके के मैग्नेटिक कोड्स होते हैं। डॉटर कोड्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल डीएनए में होते हैं, इथरिक डीएनए में। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल डीएनए होता है, वैसे ही हमारी जो इथरिक बॉडी है, चक्रास बॉडी है या फिर एस्ट्रल बॉडी ले लो, उसके अंदर भी एक डीएनए होता है। इस डीएनए के अंदर ये कोड्स होते हैं, मैग्नेटिक कोड्स। ये मैग्नेटिक कोड डायमंड मैग्नेटिक कोड्स भी होते हैं, गोल्डन मैग्नेटिक कोड्स भी होते हैं, रूबी मैग्नेटिक कोड्स भी होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कोड है एक कनेक्शन होते हैं मदर और डॉटर के बीच में, यानी कि एक लिंक्ड एक कनेक्शन
एक एक बहुत ही अनकंडीशनल लव वाला कनेक्शन या फिर एक पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक कनेक्ट करते हैं डिवाइन मदर से। सो यहाँ पर जो डिवाइन मदर है वो है कॉस्मिक मदर, सेलेस्टियल गॉडेस या फिर आदि पराशक्ति, यानी कि उनके मैग्नेटिक कोड्स होते हैं। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, यानी कि अर्थ में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके जो 90% जो डीएनए के ये कोड्स ऑलरेडी स्टोलन हो चुके हैं, यानी कि चोरी हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन डीएनए है वो 90% डिस्टॉर्टेड है, उसके अंदर बहुत सारे जंक डीएनए हैं, यानी कि डिस्टॉर्टेड डीएनए है, उसके अंदर एलियन इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। और इस डीएनए के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे किसी को भी नेचुरल अवेकनिंग नहीं होती, या फिर नेचुरल किसी के अंदर भी कुंडलिनी अवेकन नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर जो 90% ह्यूमन फीमेल्स हैं उनके ये डीएनए कोड्स चोरी हो चुके हैं। और जो स्टार चाइल्ड है, यानी कि जो श्री निर्वाणा है, उनका अगर ये पहला इनकारनेशन है अर्थ पे, यानी कि इससे पहले उनकी कोई कार्मिक साइकिल नहीं रही है, इससे पहले अगर उनका कोई जन्म नहीं रहा है तो ही उनके डीएनए में ये कोड्स हैं। अगर उनके भी पास्ट में बहुत सारे जन्म रह चुके हैं या फिर कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं, सेक्सुअल पार्टनर रह चुके हैं, तो उनके भी ये डीएनए कोड्स चोरी हो चुके हैं। सो इन आप में से मतलब जिनके भी डीएनए कोड्स चोरी हो जाते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने इन खोए हुए या चुराए हुए डीएनए कोड्स को रिक्लेम कर सकते हैं, वापस मांग सकते हैं, रिक्लेम किया जा सकता है। अगर वो कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं या फिर कोई भी बड़ी साधना करते हैं जैसे कि महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो वो अपने इन पावरफुल कोड्स को वापस मंगवा सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज इन लॉस्ट कोड्स को पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो जो स्टार चाइल्ड है या जिनका पहला इनकारनेशन है उनके डीएनए में ये कोड्स ऑलरेडी होते हैं। तो स्टेज 1 यानी कि डिवाइन फैमिली बनने की जो पहली स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इस पहली स्टेज के अंदर आपके ये जो डीएनए कोड्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आपकी एनर्जी फील्ड में जो ये डीएनए कोड्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये होगी स्टेज 1, एक्टिवेशन ऑफ द डॉटर कोड्स। और आप डिवाइन मदर की एनर्जी फील्ड यानी कि आदि पराशक्ति की एनर्जी फील्ड से जुड़ जाएंगे या जुड़ने लग जाएंगे। तो यह है स्टेज 1। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, रिक्रिएशन ऑफ अ मरखाबिक फील्ड बाय करेक्शन ऑफ प्रोटॉन स्प्लिन इन अ लाइट बॉडी। सो हमारी जो लाइट बॉडी है यानी कि जो मोनाड सेल्फ है या फिर हमारी लाइट बॉडी 9D 8D और 7D लाइट बॉडी, उस लाइट बॉडी के अंदर मैंने अपनी सोल अनॉटमी वाली वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया हमारी जो लाइट बॉडी है उसके एक साइड में प्रोटॉन स्पिन होता है, यानी कि जो लेफ्ट फेमिनिन साइड में प्रोटॉन स्पिन होता है, और जो मस्कुलिन साइड होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये नहीं समझा सकती। यहाँ पर जो प्रोटॉन स्पिन है लाइट बॉडी का वो करेक्ट होने लगता है, यानी कि वो अपने करेक्ट क्लॉकवाइज मोशन में आने लगता है। और जैसे ही ये जो मरखाबिक फील्ड है एक बार फिर से आपकी जो नए तरीके की मरखाबिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये जितने भी डिस्टॉर्टेड पैटर्न मैंने पहले बताए थे ये सब 13 हायर फेमिनिन प्रिंसिपल के हो जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि ये सारे असेंशन कोड्स हैं। यानी कि जब आप असेंशन जर्नी में जाते हैं, स्पेशली कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाते हैं, तो ये असेंशन कोड्स होते हैं, ये कोड एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी मरखाबिक फील्ड एकदम से रिक्रिएट हो जाएगी। यानी कि आपकी जो लोअर मरखाबिक फील्ड है वो एक क्लॉकवाइज पैटर्न में एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ये क्लॉकवाइज पैटर्न में एक्टिवेट होगी वैसे ही आपके अंदर डीप लेवल की हीलिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हीलिंग का लेवल बहुत ही ज़्यादा डीप है, यानी कि ये सुपरफिशियल हीलिंग नहीं होती। जो स्पिरिचुअल हीलिंग्स होती है वो हमेशा डेप्थ में जाकर होती है, यानी कि आपकी हीलिंग होगी, यानी कि आपने जो भी कर्म किया, जो भी आपने तकलीफ दर्द भुगता है उनकी हीलिंग होंगी। इवन आपके जो ब्लड लाइन यानी कि आपके जो फीमेल एंसेस्टर रहे उनकी हीलिंग होगी, जितने भी आपके पेनफुल वुंड्स हैं उनकी हीलिंग होगी। तो यहाँ पर हीलिंग का लेवल बहुत ही डीप है। स्टेज 2 में हीलिंग की सिर्फ शुरुआत होती है कि हाँ हीलिंग की शुरुआत हो गई। स्टेज 3 जो पूरी की पूरी स्टेज 3 आती है इसके अंदर वो पूरा प्योरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक तरीके का शुद्धिकरण स्टार्ट होता है। स्टेज 3 के अंदर ये जो शुद्धिकरण है वो आत्मा का शुद्धिकरण है, यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी आत्मा शुद्धि की तरफ जाती है। एक मानसिक शुद्धिकरण या भावनात्मक शुद्धिकरण, यानी कि इमोशनल
मेंटल प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल सोल लेवल की प्योरिफिकेशन। सो इसके अंदर जब सोल लेवल की प्योरिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आते कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। यानी कि अगर आपके अर्थ के अंदर पास्ट लाइफ रहे हैं, यानी कि अगर ये आपका पहला जन्म नहीं है, जो मोस्ट से लोगों का नहीं होता, बहुत सारे आप कार्मिक साइकिल में रहे हैं, या फिर इस स्टेज में आके आपको एक तरीके के पास्ट लाइफ भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिसे देवाजूज कहते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ या उनसे जुड़ी घटनाएं याद आ सकती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें मेमोरी क्लियर होनी शुरू होती है, क्लेंजिंग होनी शुरू होती है। ये जितनी भी आपने साइकिल्स अर्थ के ऊपर बिताई हैं, उनके उन सभी साइकिल के अंदर आपने पेन, दर्द, बीमारी, गरीबी या जेंडर स्टीरियोटाइप, एक भेदभाव, इन सब का अनुभव किया है। तो ये सारे कर्मा बर्न होने लगते हैं, यानी कि ये फिनिश होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद जो अगली लेवल की प्योरिफिकेशन स्टार्ट होती है वो है सेक्सुअल कर्मा। यानी कि आपकी जितने भी सेक्सुअल कर्मा, इसमें सबसे पहले आपके खुद के पर्सनल कर्मा आते हैं। यानी कि अगर आपके पास्ट कार्मिक पार्टनर रहे हैं जिनके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप रहे हैं, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप को बहुत ही पावरफुल माना जाता है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि सेक्स एक बॉन्ड भी है और बॉन्डेज भी है। अगर आपने किसी राइट पर्सन के साथ राइट टाइम और राइट प्लेस पे करा है तो वो बॉन्ड है, और अगर आपने किसी गलत पर्सन के साथ किया है तो वो बॉन्डेज है, यानी कि अब आपको उसके कर्मा को झेलना पड़ेगा। तो सेक्सुअल कर्मा बहुत ही हैवी होते हैं। तो पर्सनल सेक्सुअल कर्मा की क्लेंजिंग होगी, यानी कि अगर आपका कोई पास्ट पार्टनर है तो वो जो कर्म है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं फैमिली ब्लड लाइन, जो पास्ट 12 जनरेशन, यानी कि आपकी जो पहले की 12 जनरेशन की जो फीमेल्स रही हैं, बेसिकली आपकी नानी ले लो, दादी ले लो, फीमेल आपकी मदर ले लो, तो फीमेल के जितने भी रहे हैं, अगर उन्होंने किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस झेला है, मैरिटल रेप झेला है, इनजस्टिस झेला है, या पेनफुल ट्रोमेटिक मेमोरीज, यानी कि उनके साथ किसी तरीके का क्राइम हुआ, अब्यूज़ हुआ, लेकिन उनको उस टाइम पे जस्टिस नहीं मिला, या फिर उन्होंने उस टाइम पे उन कर्मों को हील नहीं किया, यानी कि अपने आप को हीलिंग वर्क नहीं किया, तो उनके जो ट्रोमेटिक मेमोरीज होते हैं या फिर उनके जो पेनफुल कर्मा होते हैं वो ह्यूमन बायोलॉजिकल डीएनए से आपके अंदर आ चुके हैं। उस बायोलॉजिकल डीएनए को ट्रांसम्यूटेट करना, यानी कि उन सारे कर्मा को प्योरीफाई करना। ये दूसरे लेवल के। लेवल 3 और भी डीप जाता है, इसमें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हीलिंग स्टार्ट होती है। इमोशनल, आपके जो इमोशनल हीलिंग्स हैं, यानी कि अगर आपने इमोशनल पेन झेला है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है इमोशनली, किसी ने आपको मेंटली हरासमेंट किया है, या मेंटल पेन है, स्ट्रेस है, तो उन सब की हीलिंग होती है। इवन इस लेवल पे फिजिकल हीलिंग्स भी होती है, यानी कि आपको किसी तरीके की फिजिकल डिसीज़ हैं, यानी कि कोई भी डिसीज़ ले लो, पीसीओएस ले लो, या कोई भी आपको है जो साइनस है, पीसीओएस है जो ऐसा है कि ठीक नहीं हो सकती, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सारी डिसीजेस हील हो जाती हैं। इवन आपको मेंटल कोई डिसीजेस है, यानी कि बाइपोलर है, एंजाइटी है, इंसोमेनिया है, तो वो ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे ये डिसीज़ का हील होनी शुरू होती है डीपेस्ट लेवल में। इसी तरीके से आपकी और डीप लेवल में पर्सनल हीलिंग, यानी कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन या मिसकैरेज है, यानी कि आपका ये जो अबॉर्शन या मिसकैरेज एस्ट्रल भी हो सकता है कि आप अपनी एस्ट्रल बॉडी से प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे आपको पता ना चला हो और आपका एस्ट्रली अबॉर्शन हुआ हो या एस्ट्रल मिसकैरेज हुआ हो, तो उसकी भी हीलिंग शुरू होती है। और अगर आप फिजिकल बॉडी से आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अबॉर्शन या मिसकैरेज का, तो उसकी भी एनर्जी की हीलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी डेप्थ में है, यानी कि बहुत ही डीप लेवल का है और काफ़ी टाइम बेस्ड है, यानी कि इसको होने में ईयर्स लगते हैं। इतनी आसानी से ये हीलिंग ख़त्म नहीं होती है। तो ये स्टेज 3 की। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की हीलिंग के बारे में। तो जो स्टेज 4 होता है ना, उसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ कॉस्मिक फ्लावर, यानी कि जब हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और प्योरिफिकेशन पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है और स्टेज 4 यानी कि कॉस्मिक फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है। और जो कॉस्मिक फ्लावर की एनर्जी फील्ड है उसे माँ पराशक्ति की एनर्जी फील्ड कहते हैं, यानी कि मदर गाया या माँ पराशक्ति की एनर्जी फील्ड है जो एक्टिवेट हो गई। ये जो एनर्जी फील्ड होती है इसे एनर्जी फील्ड ऑफ क्रिएशन कहते हैं। इस एनर्जी फील्ड में एक क्रिएट करने की, यानी कि कोई भी नई रचना करने की शक्ति होती है। ये रचना करने की शक्ति सिर्फ बायोलॉजिकल बर्थ तक नहीं होती, ये सोल डीएनए यानी कि एक न्यू जेनेसिस, एक नई तरीके के सोल टेम्पलेट को जन्म दे सकती है।
या फिर एक नई तरीके की न्यू रियलिटी को जन्म दे सकती है। इतनी पावरफुल क्रिएशन, यानी कि कुछ भी क्रिएट कर सकती है। तो ये क्रिएटिव फील्ड एक्टिवेट हो जाती है स्टेज 4 के अंदर। सो ये जो स्टेज 4 है ये लास्ट स्टेज है, यानी कि ये लास्ट स्टेज है डिवाइन फेमिनिन बनने की। सो ये 4 स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फेमिनिन प्रिंसिपल का, यानी कि जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है उसका नेचर कैसा होता है और डिवाइन फेमिनिन की जो नेचुरल फील्ड है उसका नेचर कैसा होता है और इसका हमारे जो 3D वर्ल्ड में क्या असर पड़ता है। सो नेचर ऑफ फेमिनिन फील्ड। अब नेचर ऑफ फेमिनिन फील्ड यानी कि जो एक फेमिनिन फील्ड होती है, यानी कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की जो एनर्जी फील्ड होती है उसका क्या नेचर होता है और एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड है वो रिजिड है, नो मोशन, यानी कि कोई मोशन में नहीं होती। और अगर किसी पर्सन की मरखाबिक फील्ड ब्लॉक है, यानी कि अगर उसकी मरखाबिक फील्ड कोई एक्शन में नहीं है, तो वो जो पर्सन है वो स्पिरिचुअली डेड है और वो डिस्टॉर्टेड पर्सन है। और अगर कोई स्पिरिचुअली डेड है इसका मतलब वो इमोशनली अनस्टेबल है और मेंटली अनबैलेंस है, यानी कि उसके अंदर जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है उसे इमोशनल और मेंटल डिसीज़ होती है, स्पिरिचुअल डिसीज़ होती हैं, सेक्सुअल डिसीज़ होती हैं, प्लस उसके ऊपर कार्मिक सिन होते हैं जिसमें पास्ट लाइफ कर्मा, एंसेस्टेड कर्मा और सेक्सुअल कर्मा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल और मेंटल डिसीज़ के बारे में। सो इमोशनल डिसीज़ में जो सबसे पहली इमोशनल डिसीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत ऑब्जर्व करी हैं वो है एक्सेसिव क्राइम, यानी कि जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती हैं उसे बहुत ज़्यादा रोना आना, बात बात में रोना या फिर बहुत देर तक रोना या पूरी पूरी रात रोना, ये 1-1, 2-2 घंटे तक रोना, या फिर छोटी छोटी बात में अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो ये है एक्सेसिव क्राइम, यानी कि ये एक तरीके की इमोशनल डिसीज़ है। आपको लग रहा है कि ये आपके इमोशंस है, बट ये एक इमोशनल डिसीज़ में यानी कि भावनात्मक रोगों में आती है। दूसरा जो है मूड स्विंग्स, यानी कि मूड स्विंग्स बार बार होना, कभी एनजाइटी होना, कभी डिप्रेशन होना, कभी इरिटेशन होना, ये सारे मूड स्विंग, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कभी कुछ भी अच्छा ना लगना, तो ये मूड स्विंग्स होते रहते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को। तो इन मूड स्विंग्स को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें मेंस्ट्रुएशन हो रही है इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही है इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर PCOS हो रहा है तो इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में आपकी एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है, यानी कि आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी फील्ड में, इसलिए आपको इस तरीके के इमोशनल डिसीज़ हो रहे हैं, यानी कि एक्सेसिव क्राइम और मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इसमें आपके जो ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस है या हार्मोन्स हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ है पैनिक अटैक आना, जो हमेशा पैनिक अटैक आता है, यानी कि सो नहीं पाना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, एकदम से दिल की धड़कनें फ्लक्चुएट होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, डर लगना, अनरीजनेबल फियर्स, जिस चीज़ का डर नहीं भी होना चाहिए उस चीज़ का डर होना, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको सोचना ही नहीं, अननेसेसरी वरी होना, डर होना, परेशान होना। सो डर ये एक इमोशनल डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है ईगो। ईगो मतलब कि सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना या फिर अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना, ईगो। नेक्स्ट है मेंटल डिसीज़। तो मेंटल डिसीज़ में सबसे पहले ओवर थिंकिंग करना, किसी चीज़ के बारे में बार बार लगातार सोचते रहना, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को बार बार, डिसीज़न ना ले पाना, एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं उसी के बारे में बार बार थिंक कर रहे हैं, अननेसेसरी वरी कर रहे हैं। नीडी होना या किसी के लिए बहुत ज़्यादा नीडी होना, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, यानी कि किसी के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, अकेले रह नहीं पा रहे हो, नीडी होना, आपको ज़रूरत है फ्रेंड्स की, आपको ज़रूरत है पार्टनर की, नीडी हो रहे हो आप। लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट ना करना और अपने आप को गिराना, यानी कि दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लेवल को गिराना, लो सेल्फ एस्टीम। सो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है, उसे इमोशनल और मेंटल डिसीज़ होते हैं, उसके जो हायर चैनल होते हैं यानी कि हायर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर इतना ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस होता है कि वो एक हायर लेवल पे चैनल कर ही नहीं सकती, और इस वजह से वो एक ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं रिलीजन को लेके, यानी कि रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, यानी कि जो भी फैमिली का ट्रेडिशन है उसे आंख बंद करके फॉलो करती है, उसके अंदर कुछ भी सही और गलत को जज नहीं कर सकती, जो भी एंसेस्टर प्रोग्राम चल रहे हैं उसे एज इट इज़ फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर स्टीरियोटाइप,
फॉर एग्जांपल मेनेस्ट्रुअल टैबू, यानी कि एक पीरियड्स वाला टैबू कि अगर रिलीजन ने ये बोला है कि आपको मेनेस्ट्रेशन में नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, साधना नहीं करनी चाहिए, जैसा सिखाया गया है वो बिल्कुल उसी पैटर्न में आगे बढ़ती है, उसमें अंदर अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ ही नहीं करती है कि जो मैनिफेस्टेशन होती है वो एक तरीके का एक डिवाइन प्रोसेस है, एक डिवाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वही एक ब्लड है जो एक न्यू लाइफ को जनरेट कर सकता है, जन्म दे सकता है। सो इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं करती, अपना खुद का कॉन्शियसनेस यूज़ नहीं करती है। उसके मेंटल में इतनी ब्लॉकेजेस होते हैं कि जो दिमाग में बात बिठाई गई है परिवार की तरफ से, धर्म की तरफ से, उसे वो ही मानना है, अपना खुद का हायर कॉन्शियसनेस का यूज़ नहीं करना है। तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। उसे स्पिरिचुअल डिसीज होते हैं सोल फ्रेगमेंटेशन, आत्मा का टूटना, एस्ट्रल पैरासाइट जो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बता रखा है, सोल एनाटॉमी वाली स्पिरिचुअल डिसीज के बारे में। तो उसमें एस्ट्रल पैरासाइट अटैचमेंट ब्लॉकिंग 70 एंड 60, यानी कि थर्ड आई और क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस इन वॉर्म चक्र, यानी कि उसका जो वॉर्म चक्र है वो ब्लॉक्ड है। चक्र नंबर 13 सोल बाइंडिंग, तो उसकी सोल के एक तरीके की बाइंडिंग चलती है, स्पिरिचुअल सेक्सुअल बाइंड्री, यानी कि वो सेक्सुअल स्लेवरी के लिए बाइंड एज अ स्पिरिचुअल लेवल में। ब्रीडिंग प्रोग्राम, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डीपली बताऊंगी क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी अटैचमेंट्स, यानी कि एंसेस्टर स्पिरिट अटैचमेंट या स्पिरिट स्पाउस अटैचमेंट, सो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को सीवियर एडिक्शन होता है। इस एडिक्शन में आता है लव एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, पेन एडिक्शन और ड्रग्स एंड एल्कोहल। लव एडिक्शन में क्या होता है कि अगर लव एडिक्शन हो तो वो किसी भी पार्टनर को चुन लेगी, स्पेशली कार्मिक पार्टनर को। फॉर एग्जांपल एक किसी भी आप फीमेल को देखो जो एक ऐसे वायलेंट रिलेशनशिप पे, यानी कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा है या फिर उसका बॉयफ्रेंड उसकी बार बार इंसल्ट कर रहा है, लेकिन वो उसी के साथ कई सालों तक है, उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रही है, तो इसे लव एडिक्शन कहते हैं कि प्यार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होना कि जो भी सामने मिले उसे एक्सेप्ट करना, उस रिलेशनशिप को छोड़ ना पाना। दूसरा जो है वो है सेक्स एडिक्शन। तो जिस भी पर्सन को सेक्स का एडिक्शन होता है वो सेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी होता है। तो या तो ये होता है कि उसे बार बार सेक्स करने की ड्राइव होती है, या फिर ऐसा होता है कि उसे सेक्स की नीड ही नहीं है, वो एसेक्सुअल है। दूसरा है एडिक्शन टू पेन। सो जिसको एडिक्शन टू पेन होता है वो हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप या अब्यूसिव रिलेशनशिप को चुनते हैं और उसी रिलेशनशिप में रहते हैं। दूसरा है ड्रग्स एंड एल्कोहल, यानी कि बिना ड्रग्स या एल्कोहल के रह नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डिवाइन फेमिनिन, यानी कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी फील्ड होती है उसका नेचर कैसा होता है। जो डिवाइन फेमिनिन है वो स्पिरिचुअली अलाइव है, यानी कि वो एक्चुअली में एक तरीके की डीएनए कॉपी होती है डिवाइन मदर की, उनकी आदि पराशक्ति की। सो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है वो इमोशनली बैलेंस है, मेंटली स्ट्रांग है और जैसे कि स्पिरिचुअली अलाइव है। जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं उनकी जो एनर्जी, उनके 3 तरीके के रूप होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे डिवाइन मदर है, जैसा नेचर डिवाइन मदर का है यानी कि आदि पराशक्ति का है, तो उनका नेचर बिल्कुल वैसा ही होता है। यानी कि जो डिवाइन यानी कि शक्ति को तीन रूपों में बांटा जाता है तंत्र में। पहला जो रूप है वो उग्र रूप, दूसरा जो है सौम्य रूप और तीसरा जो है योगिनी रूप। तो डिवाइन फेमिनिन इसी रूप में होती है। जो पहला जो रूप है उग्र रूप, यानी कि वो एक स्पिरिचुअल वॉरियर होती है, यानी कि एक ऐसी फीमेल जो किसी भी तरीके के रिलीजन टैबू को नहीं मानेगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा रिलीजन टैबू है, कस्टम है, कुछ भी है जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जा रहा है, उसे नहीं मानेगी। दूसरी बात है वो एक भेड़ नहीं होती, कि ऐसा उनका नेचर नहीं होता कि वो जहाँ पे सारी भेड़ें जा रही है वो भी वहीं पे जाएंगे। उसका नेचर एक लॉयलनेस वाला होता है, एक शेरनी वाला होता है। वो कभी भी किसी तरीके के अब्यूज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी भी तरीके के इनजस्टिस या अब्यूज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसके पास अपनी साइकिक पावर्स होती हैं, एस्ट्रल पावर्स होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो एक ऐसी फीमेल होती हैं जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिएगी, दूसरों के टर्म्स में कभी भी नहीं जिएगी। दूसरा जो रूप होता है वो है सौम्य रूप, यानी कि एक अनकंडीशनल लव करने वाली मदर का बेस्ट फ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, एक ऐसी फीमेल जो अनकंडीशनली लव कर सकती है, यानी कि बिना किसी इमोशनल ड्रामे के या बिना किसी अटैचमेंट के एक अनकंडीशनली लव। डिवाइन फेमिनिन एक नर्चरिंग मदर
होती है, एक हीलर होती है, एक टीचर होती है। डिवाइन फेमिनिन कभी किसी से जलती नहीं है, वो कभी किसी को अननेसेसरी कर्स नहीं देती है। तीसरा जो रूप होता है वो है योगिनी रूप। योगिनी जो रूप होता है उसे ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी या सन्यासिनी कहते हैं, यानी कि वो एक साधक होती है, मॉन्क करती है, एक ऐसी फीमेल जो हर दिन साधना करेगी। वो हमेशा कमिटेड होती है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, यानी कि हर दिन साधना करनी ही है। वो कभी भी अपनी साधना या अपनी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वर्क्स को मिस नहीं करेगी। डिवाइन फेमिनिन एक पावरफुल स्पिरिचुअल टीचर है। दूसरी बात है, डिवाइन फेमिनिन एक साइकिक है, मिस्टिक, डिवाइन अल्केमिस्ट, मतलब उसे रहस्यों का ज्ञान होता है, एक ब्रह्मांड के रहस्यों का जो किसी को नहीं होता, वो ज्ञान उसे होता है, क्योंकि उसके डीएनए में ही वो बात होती है कि उसका डीएनए सीधा डिवाइन मदर से कनेक्ट करता है। डिवाइन फेमिनिन हमेशा अपने ट्विन फ्लेम को ही चुनेगी, उसके सिवाय वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ट्विन फ्लेम कोई और नहीं होता। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है हमारे अंदर की ही मस्कुलिन एनर्जी, यानी कि आप जिस पर्सन को मिल रहे हैं वो कोई और लड़का या कोई और आदमी नहीं है, वो आप ही के अंदर की आत्माएं हैं। तो वो हमेशा अपने ट्विन फ्लेम को चुनती है, वो एक ही पुरुष को चुनती है। कुछ भी हो जाए, उसके जो नियम है वो कभी नहीं बदल सकते। उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक मोरल एथिक, एक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को पता होता है कि माई बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ माई सोल, यानी कि ये शरीर मंदिर है मेरी आत्मा के लिए, मैं इसकी प्योरिटी किसी भी कीमत पे डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगी। सो ये नेचर होता है डिवाइन फेमिनिन का। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ कि किस तरीके से आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा अपने अंदर की इंगला एंड पिंगला नाड़ी को। अगर आप अपनी एनर्जी फील्ड को बदलना चाहते हैं तो अपनी इंगला और पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए। दूसरा जो मेथड है 60 और 70 चैनल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र को एक साथ एक्टिवेट करना और प्रोसेस और गाया एक्टिवेशन स्टार्ट करना। नंबर 3 जो मेथड है उसके अंदर ये जो स्टार्ट होता है वो है कुंडलिनी असेंशन जर्नी स्टेज 10, यानी कि जब आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी के स्टेज 10 पर पहुंचेंगे तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ये थी मेरी वीडियो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन तो डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको रियल में मेरे चैनल से सीखने को मिलता है तो ही आप सब्सक्राइब करें। और आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं, यानी कि साधना सीखना चाहते हैं, हायर साधना कि कैसे आप अपने चक्रास को जागृत कर सकते हैं या माँ कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, या कोई भी हाई लेवल की यानी कि महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप रीडिंग चाहते हैं, ट्विन फ्लेम रीडिंग या किसी भी तरीके की साइकिक रीडिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने नीचे आपको दे रखी है। और ये वीडियो कॉपीराइटेड है, ये मैं आपको लोगों को बता दूं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरी प्राइवेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं, या फिर आप पैट्रियन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी जो बुक है अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है उसे परचेज़ कर सकते हैं और जान सकते हैं डीप लेवल पे के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।